नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम कुछ संप्रदायों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ा था और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। आइए आज हमारा एक नया टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे और ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है उससे ज्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि मगध पर मुख्यतः कितने वंशों ने शासन किया, उनके बारे में आज सामान्य सी जानकारियां हम लोग देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका टॉपिक है वो मगध का उत्कर्ष टॉपिक है और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वंश लिखे हुए हैं और उनके संस्थापक के नाम लिखे हुए हैं और उनकी राजधानियां लिखी हुई हैं। कभी कभी आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे या उनकी राजधानी क्या थी। बृहद्रथ वंश के समय मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप देखेंगे कि उसी को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपका जो मगध है, मगध पर इतने वंशों ने मुख्यतः शासन किया। इनके अंतर्गत मगध के उत्कर्ष को आप आगे पढ़ेंगे। बाद में हम एक एक वंश को उठाएंगे और उनके काल में मगध के विकास को हम लोग देखेंगे। तो ये मगध पर शासन करने वाले वंश हैं, उनके संस्थापक हैं और मगध की राजधानियां हैं उस वंश के क्रम में जो भी वंश शासन कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं हम। जो सबसे पहली बात आपका क्या है कि आपने मगध को पढ़ा था। तो मगध आपके 16 महाजनपद में एक बेहतरीन महाजनपद था मगध। तो आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिएगा कि मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी आपने क्या पढ़ा था 16 महाजनपद में, ठीक है। तो आपने देखा था कि जो आपका मगध है, यहाँ बिहार वाले इलाके में मगध था, आपका याद होगा आपको। तो यहाँ पे मैंने बताया था मगध। तो उसी मगध में आप देखेंगे इन 5 वंशों ने शासन किया मुख्यतः शुरुआत में, और इन्हीं 5 वंशों में आप देखेंगे लास्ट वाला जो आपका वंश है मौर्य वंश, इसमें मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया। मगध साम्राज्य का बेहतरीन विकास देखने को मिलता है, बेहतरीन विस्तार भी देखने को मिलता है। तो मित्रों देखिए आप कि आपके मगध पर जो पहला वंश शासन करता है ये बृहद्रथ वंश है। आपको बहुत सारी किताबों में बृहद्रथ वंश के बारे में चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन सबसे प्राचीन वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला बृहद्रथ वंश है। कौन है? बृहद्रथ वंश है। जिसके संस्थापक कौन थे? तो आप बोलेंगे बृहद्रथ इनके संस्थापक थे। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। और इनकी राजधानी क्या थी, यानी कि इनके समय, यानी कि बृहद्रथ वंश के समय मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप बोलेंगे गिरिब्रज। गिरिब्रज, ठीक है ना। क्या थी? गिरिब्रज। पहला वंश बृहद्रथ वंश। संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ संस्थापक थे। इनके समय में मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको बृहद्रथ वंश के बाद अगला वंश जो देखने को मिलेगा वो हर्यक वंश के रूप में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं से हर्यक वंश बोलते हैं, यहाँ पर बिंदी लगी होती है, और कहीं कहीं हर्यक वंश भी इसके आपको किताबों में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि आपके हर्यक वंश जो है वो मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश है, और इसके जो संस्थापक हैं बिंबिसार हैं। कौन है? बिंबिसार मगध पर शासन करने वाले हर्यक वंश के संस्थापक हैं, जो जिनके समय में आप राजधानी क्या देखेंगे? राजगृह राजधानी देखेंगे। क्या देखेंगे? राजगृह राजधानी देखेंगे। फिर आप क्या देखेंगे कि जो आपके हर्यक वंश के 3 शासक आपको पढ़ने होते हैं, पढ़ेंगे आप आगे जाकर करके। बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बाद आप अजातशत्रु को पढ़ेंगे। अजातशत्रु के बाद आप उदयन को पढ़ेंगे। तो उदयन के काल में क्या होता है कि पाटलिपुत्र नामक एक नया नगर बसाया जाता है और पाटलिपुत्र को ही मगध की राजधानी बना दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो आप क्या बोलेंगे? उदयन या उदयन, ठीक है, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, मेनली लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश आएगा, और शिशुनाग वंश जो है इसके संस्थापक कौन है? तो आप बोलेंगे शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश के समय में मगध की राजधानी क्या रही? तो आप क्या बोलेंगे? वैशाली। आपने इसके पहले क्या पढ़ा कि इसका अंतिम शासक बिंबिसार, यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन,
ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, लेकिन आपके शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में बनाते हैं। तो वैशाली किसके शासनकाल में राजधानी बनी? तो आप बोलेंगे शिशुनाग वंश के, शिशुनाग के शासन काल में। आगे बढ़ेंगे तो नंद वंश शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला जो चौथा वंश है क्रम में, ये नंद वंश के रूप में आता है। और नंद वंश जो है, ये नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो महापद्म नंद हैं। कौन है? महापद्मानंद हैं। कहीं कहीं महापद्म नंद भी मिलता है। तो महापद्मानंद जो हैं ये महाक्षत्रांतक की उपाधि धारण करते हैं। ये कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश कर दिया, क्षत्रियों को समूल सहित नष्ट कर दिया। तो आप एक रामायण में भी आपको ये एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो आप बताइएगा कौन से और ऐसे व्यक्ति थे रामायण में जिन्हें भी महाक्षत्रांतक के रूप में जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। तो आपने क्या देखा? नंद वंश चौथा वंश, मगध पर शासन करने वाला वंश, इसके संस्थापक महापद्मानंद हैं और इनके काल में राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या है? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मगध पर शासन करने वाला जो पांचवा वंश है, पांचवा जो मुख्य वंश है, ये सबसे बेहतरीन वंश होता है, जिसके काल में मगध का विस्तार चरमोत्कर्ष पर आ जाता है। तो आप देखेंगे लास्ट यानी कि जो पांचवा वंश है वो मौर्य वंश है, मगध पर शासन करने वाला। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। जबकि मौर्य वंश जब शासन कर रहा था तो उस समय मगध की राजधानी क्या थी? तो आप बोलेंगे पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। आइए एक बार फिर से पूरा रिवीजन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब बाद में हम एक एक वंश को लेकर के आपसे उस पर बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। तो आप फिर से एक बार देखिएगा, आप भी मेरे साथ में बोलिएगा। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश। शासक कौन है? बृहद्रथ हैं, यानी कि संस्थापक कौन है? बृहद्रथ हैं। ठीक है। इनकी राजधानी मगध की क्या रही इनके समय में? तो आप बोलिएगा गिरिब्रज। ठीक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा वंश कौन सा है आपका? तो आप कहेंगे दूसरा वंश हर्यक वंश है। शासक कौन है? बिंबिसार हैं। राजधानी क्या है? राजगृह है। राजधानी राजगृह। और इसी वंश के अंतिम शासक उदयन जो थे वो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या बनाते हैं? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो तीसरा वंश है मगध पर शासन करने वाला वो शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो आप बोलेंगे शिशुनाग। क्या बोलेंगे? शिशुनाग। बोलिए आप भी, शिशुनाग। ठीक है। और शिशुनाग के समय में आपके मगध साम्राज्य की राजधानी क्या रही? वैशाली। वैशाली को कहीं कहीं दूसरी राजधानी के रूप में भी मिलता है। कहते हैं कि आपके शिशुनाग वंश में जो दूसरी राजधानी थी वो वैशाली थी, प्रथम पाटलिपुत्र, लेकिन आपको मुख्यतः ज्यादातर समय वैशाली ही राजधानी के रूप में मिलेगी शिशुनाग वंश के अंतर्गत। आप चौथा वंश देखिए, चौथा वंश आप बताइए क्या था चौथा वंश? तो आप क्या बोलेंगे कि जो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा वंश नंद वंश था। और नंद वंश के संस्थापक क्या कौन थे? महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। इनके समय मगध की राजधानी क्या थी? तो आप बोलेंगे पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ेंगे, मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश, एक मुख्य राजवंश, एक बहुत बेहतरीन राजवंश कौन था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो आप बोलेंगे पाटलिपुत्र। क्या बोलेंगे? पाटलिपुत्र। चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब हम जब एक एक शासक को उठाएंगे, एक एक वंश को उठाएंगे, तब चीजें और बेहतरीन रूप से आपको समझ में आएंगी। आइए कुछ टॉपिक नीचे लिखा हुआ है, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख कारणों में, यानी कि आपका क्या टॉपिक था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या थे भाई? क्या कारण थे कि मगध इतने 16 महाजनपदों में मगध के नेतृत्व में ही पूरा भारत को ये लोग एकता के या अखंड भारत का रूप दे रहे हैं? क्या रीजन था इसके पीछे? तो आप देखेंगे 5 पहाड़ियों से घिरी हुई इसकी सामरिक महत्व की स्थिति। किसकी? मगध जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई इसकी सामरिक महत्व की स्थिति के कारण भी मगध का उत्कर्ष देखने को मिलता है। बाह्य आक्रमण का इसको खतरा बिल्कुल भी नहीं था। जब 5 ओर से आप पहाड़ी से घिरे होंगे तो कहां पे आपको खतरा होगा? आपका भारत है, भारत में देखिए आपका उत्तर में हिमालय पर्वत है, वो भी आपको रक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य कर रहा है। आपके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आप देखेंगे अरब
महासागर, ठीक है, उसके अरब सागर, उसके बाद आपको दक्षिण में भी देखेंगे तो सागर, यानी कि आपका जो भारत है वो भी तो कहीं ना कहीं रक्षात्मक रूप से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तर में हिमालय, फिर तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है। तो इस हिसाब से आपका जो मगध था वो भी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो बाह्य आक्रमण का खतरा उसको ना के बराबर था। तो ये भी कहीं ना कहीं मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण कारण था। आगे देखेंगे अच्छा संचार तंत्र। अच्छा संचार तंत्र क्यों होगा? क्योंकि मगध जो है वहां पर बारिश बेहतरीन अवस्था में हो रही है, वहां नदियां बेहतरीन अवस्था में हैं, और जो नदियां हैं वो संचार का एक बेहतरीन साधन रहती थी प्राचीन काल से लेकर के। आपने देखा था कि विश्व की ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं, जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि नदियां जो होती थी वो आसानी से पीने योग्य जल दे देती थी, गीली मिट्टी देती थी जिससे लोग घर बना सकते थे, जानवरों को पाल सकते थे क्योंकि जानवर भी पानी पीते थे नदियों के किनारे, और नदियों के किनारे वो शिकार भी करते थे कि क्योंकि जानवर पानी पीने नदी के किनारे आएंगे तो वो शिकार भी करते थे। तो आप देखेंगे कि नदियों से सिंचाई भी हो सकती है आसानी से। तो नदियों के किनारे ही आपकी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो। तो आप देखेंगे मगध भी वही नदियों के किनारे स्थित है, बहुत सारी नदियां आसपास हैं, तो संचार का भी एक बेहतरीन साधन नदियां होती थी जो कि मगध को प्रदान की। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? समृद्ध उर्वर क्षेत्र। क्यों होगा? क्योंकि नदियां हैं, बारिश बेहतरीन मात्रा में हो रही है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आएगी, तो मिट्टियां आएंगी, बेहतरीन मिट्टी वहां पर बह करके आएगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे नदियों के किनारे दोआब का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो वहां पर खेती का बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे उर्वरा भूमि का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उर्वरा भूमि में खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो सरप्लस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब अधिशेष उत्पादन, खाने से अधिक उत्पादन, तब आप उत्पादन को बेचेंगे और आपके यहाँ नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, आप अपने आप को मजबूत करेंगे, साम्राज्य विस्तार की ओर देखेंगे, एक अच्छी सेना रखेंगे। जब आपके पास पैसा रहेगा, टैक्स रहेगा, तो आप एक अच्छी सेना रख सकते हैं, और सेना से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी साम्राज्य को उत्कर्ष कर सकते हैं, किसी भी साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, आप विकास कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा? समृद्ध उर्वर क्षेत्र। लौह भंडार कहते हैं कि आपके मगध के आसपास लौह भंडार भी बड़ी मात्रा में मिलती है, खनिज भंडार भी बड़ी मात्रा में मिलती है, जो कि किसी भी साम्राज्य के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जब लोहा आपको मिलेगा तो पत्थर के औजार, सबसे पहले आपने पाषाण काल पढ़ा, पत्थर के औजार थे, फिर आपने कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ा, कांसे के औजार आए, फिर ताम्र पाषाण काल पढ़ा, तांबे के औजार आए, फिर आपके यहाँ लोहे के औजार आ रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि लोहे के औजार जब भारत में आएंगे तो खेती बेहतरीन अवस्था में होगी, खेती अच्छी होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो आपके यहाँ व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो आपके पास धन एकत्रित होगा, तो आप धन से अपने साम्राज्य को एक बेहतरीन अवस्था में ला सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे? लौह भंडार आपके मगध वाले इलाके में मिलता है। शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति। आप देखेंगे सभी शासक शुरुआत से ही आप देखेंगे बिंबिसार से लेकर के ये लोग अंग को जीतेंगे, इस तरीके से आप अगले क्रम में जब पढ़ेंगे शासकों को तो आप दिखाएंगे आपको कि कैसे ये आपके मगध के जो शासक थे, मगध पर जो शासन करने वाले वंश थे, कैसे ये एक मगध साम्राज्य के अंतर्गत सभी 16 महाजनपदों को मिला करके एक बेहतरीन साम्राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है आपको आगे की क्लासों में। फिर आप देखेंगे कि शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति। एक मुद्दा और है, कभी कभी मिल जाता है आपको कि आपका जो मगध वाला इलाका है वहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, तो जंगल एक बेहतरीन अवस्था में होंगे, तो जंगल से दो फायदे, एक आपको हाथियां मिलेंगी, युद्ध के लिए आपको हाथियां मिली, ठीक है, हाथी पर बैठ करके शासक युद्ध करते थे। दूसरा आपको क्या होता था कि इमारती लकड़ियां बेहतरीन अवस्था में मिलेंगी, बहुत बेहतरीन बेहतरीन लकड़ियां मिलेंगी, जिससे कि आप घर वगैरह बना सकते हैं, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को सजा सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि मगध में जो जंगल था, जंगल से भी कहीं ना कहीं आपके मगध के उत्थान में एक बड़ा कहीं ना कहीं आप देखेंगे रोल देखने को मिलता है जंगल का भी। तो उसके आसपास जो जंगल थे वहां से इमारती लकड़ियां और युद्ध के लिए हाथियां भी ले आई जाती थी। आप आगे देखेंगे कि तो ये कुछ पॉइंट रहे, एक बार फिर से, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई इसकी सामरिक महत्व की स्थिति, अच्छा संचार तंत्र, समृद्ध उर्वरा क्षेत्र, लौह भंडार, जंगल की बेहतरीन स्थिति कह सकते हैं, शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के प्रमुख कारण रहे। आपसे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, यदि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में कुछ पॉइंट देगा तो यही पॉइंट रहेगा, यदि इनमें से कोई नहीं,
कोई ऑप्शन आता है तो आप मार सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो लास्ट बता दी कि पहला वो जो वंश था उसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको करके हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं, हर्यक वंश से पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था। तो आप क्या देखेंगे कि आज तक आपने क्या पढ़ा होगा कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश है वो हर्यक वंश पढ़ा होगा। नहीं नहीं,